हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम साइकोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके किसी भी टीचिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ मैं समझाने की ज़्यादा कोशिश नहीं करूँगी, जहाँ लगेगा कि समझाना है वहाँ मैं डेफिनेटली समझाऊँगी। बट किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, या फिर मेरे टेलीग्राम पे जाकर मुझसे पूछ सकता है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंग्लिश वाला पढ़ लेना, ठीक है। तो निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है तो शारीरिक, पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक सभी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। तो इसका जो आंसर है वो है सूक्ष्म प्रणाली, ठीक है। जो माइक्रो सिस्टम है वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। थर्ड वाला है, इसका तो सबको पता ही होगा, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। और प्लीज़ बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, तो वो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर आंसर करना। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, कितनी बुद्धि उन्होंने दी है ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 4 है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं कर सकता। अगर किसी को कोई स्कूल चलाना है, बनवाना है, ठीक है, और उसको चलाना है तो उसको वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अगर आप कहीं भी स्थायी परिवर्तन देखें तो सीधा आंख मीच के आंसर लगा देना, अधिगम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आरटीई एक्ट जो है हमारा 2009 में आया था, जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। उसमें शिक्षा का क्या अर्थ है, तो पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा उसमें दी हुई है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। तो इसका आंसर है जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन। आरटीई एक्ट 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है। तो इसका जो आंसर है वो है 45 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। तो इसका ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, दैहिक संरचना, वाहिनीय ग्रंथियां या स्थितिजन्य संरचना। तो इसका जो आंसर है वो है स्थितिजन्य संरचना। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प चाहूँगी, इसमें मुझे बहुत डाउट हो रहा है और मैंने काफ़ी ट्राई किया इसका आंसर ढूंढने का, बट मुझे आंसर्स का एग्जैक्ट मिल नहीं रहा, कहीं क्या दिया हुआ है कहीं क्या दिया हुआ है। बट रिग्रेशन, रूपांतर जैसे पैदा होता है, ये एक तो ना ये क्लियर नहीं हो रहा है एक्चुअली। मैंने तो काफ़ी गूगल भी करके देखा, और वैसे आंसर जो दिया हुआ है उस पर गूगल पे जो मैंने निकाला है इसका आंसर, तो वो है प्रोग्रेशन का जो लॉ है। बट फिर भी अगर किसी को एग्जैक्ट इसका आंसर पता है, क्योंकि गूगल पे तो यही दिखा रहा है, बट मुझे जहाँ पे डाउट होता है वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि मुझे इसमें डाउट है, क्योंकि मैं भी ऐसी नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ आता है। जहाँ मुझे भी डाउट होता है मैं भी आपकी हेल्प लेती हूँ। तो प्लीज़ अगर इसका आंसर किसी को क्लियर है तो वो मुझे कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है गतिशील दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 12 है, परीक्षण की डैश का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। तो इसका होता है विश्वसनीयता। मैं जल्दी एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको क्लैरिफाई करूंगी, डिफरेंस बताऊंगी वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता और वैधता के बीच में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस नियम के अंतर्गत आता है। तो आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत। और अगर ऑप्शन में 2009 नहीं होता तो आप 2010 टिक करना, क्योंकि 2009 में हमारा आरटीई एक्ट आया था और लागू हुआ था हमारा 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में 2009 नहीं मिलता है आपको तो आप लोग किस पे टिक करोगे, 2010 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अधिक से अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। क्वेश्चन नंबर 50 है,
15 है सॉरी। अगर आप किसी को कोई मतलब रिवॉर्ड दे रहे हैं या पनिशमेंट दे रहे हैं, तो इस तरीके से सीखना क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है वो किसने दी है, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है इदम, अहम, पर अहम। ठीक है, ईड, ईगो, सुपर ईगो उन्होंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है हमारा समस्थिति। और यहाँ पर है कि सीता एक डे केयर में काम करती है और उसका जो सैलरी है वो कम है और टाइम ज़्यादा है, लेकिन वो बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और वो कोई अच्छे सैलरी वाली जॉब की तलाश करने की इच्छा भी नहीं रखती। तो वो किस तरीके का मोटिवेशन है, तो वो इंटरनल, आंतरिक। ठीक है, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आप प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर रहे हैं तो आप उसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम को हम वो प्राथमिकता दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग के दृष्टिकोण, बच्चों माता पिता का अलग है, बच्चों के लिए शिक्षकों का अलग है, सामुदायिक दृष्टिकोण अलग होगा। तो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में आंसर सेम ही होता है, चाहे कोई भी उसे चेक करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो एकदम नीरस जीवन शैली, तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। 21 एक डेफिनेशन है, वो स्टेटमेंट है सॉरी, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, तो ये डार्विन ने कहा था। स्टेटमेंट भी आती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के में निम्नलिखित से कौन सा प्रमुख काल नहीं है, तो सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशन है, साइकिल जो चक्रीय चक्रण है ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद 23 है, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है विचारण, थिंकिंग। ठीक है, जब आप सूचनाओं को संसाधित कर रहे हैं, मतलब जो मेंटल एक्टिविटी दैट गोज ऑन इन द ब्रेन व्हेन अ पर्सन प्रोसेसिंग इज इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, जब आप प्रोसेस कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, तो वो हमारा थिंकिंग प्रोसेस कहलाता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IQ निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो MA, ठीक है, बट MA इंटू 100 मेंटल एज। ठीक है, और ये CA का क्या था, वास्तविक उम्र बोलते हैं, मैं भूल गई इंग्लिश में। ठीक है, और फिर इंटू 100। उसके बाद है एसिमिलेशन इज, तो एसिमिलेशन क्या है, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना। ठीक है, मैं इसका भी डिफरेंस बताऊंगी आपको, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो बहुत इजी तरीके से मैंने अपने बनाए हुए एग्जाम्पल से याद किया हुआ है, तो मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूँगी उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षा के 3 मुख्य आधार स्तंभ है, तो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। डिसलेक्सिया, लर्निंग डिसेबिलिटी ज़रूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ने में कठिनाई जब होती है बच्चे को, तो वो डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। व्यक्ति को जब हम चित्रों की श्रृंखला दिखाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि आप उससे कहानी बनाएं, तो यह कौन सी टेक्निक है, ठीक है, तो ये है TAT। ठीक है, तो आप इसके मुझे TAT की फुल फॉर्म कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है, तो इसका आंसर है हमारा निर्धारण मापनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो हल्की मंदता है, गंभीर मंदता है, मध्यम मंदता है, बट तीव्र मंदता नहीं होती है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। अगर एटलीस्ट मुझे 50 व्यूज़ इस वीडियो पे मिलते हैं तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, और अपने सजेशन प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में उस चीज़ का ध्यान रखूं। और PDF चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, मैं इसका PDF भी आपको अवेलेबल करवा दूंगी टेलीग्राम पे। थैंक यू।
हे एवरीवन, आज हम साइकोलॉजी सीटीपी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके एमसीक्यूज़ होंगे और यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो रेड कलर से ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, बट फिर भी जहाँ मुझे लगेगा कि समझाना है वहाँ मैं ज़रूर समझाऊँगी। कोशिश करूँगी कि बहुत ही कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, जो आरटीई एक्ट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उसमें जो शिक्षक होते हैं, टीचर्स हैं, उनको हफ्ते में कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना होता है। तो इसका जो आंसर है वो 45 घंटे हैं। और अभी मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी, उसमें भी एक क्वेश्चन करवाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता। ये नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने हैं आपको, ठीक है। तो जो आरटी एक्ट 2009 है उसमें निःशक्त बच्चे आते हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे आते हैं, और बच्चों की नियमित उपस्थिति कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और डेली आएँ। तो इसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चे नहीं आते, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। तो नहीं पूछा है तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि आपकी कक्षा में ये जिसने भी तारे ज़मीं पर मूवी देखी होगी वो सबको पता ही होगा कि जब बच्चा उल्टा पढ़ता है अक्षरों को, ठीक है, या लिखता है, तो वो डिसलेक्सिया से पीड़ित होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। और मैंने पिछली वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, किसी एक कैंडिडेट ने भी आंसर नहीं किया, कमेंट नहीं किया। प्लीज़ यहाँ अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे, अगर आप बता सकते हैं तो। देखो, एक होती है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, एक होती है विशेष शिक्षा, एक होती है समेकित शिक्षा। तो इन तीनों में अगर किसी को डिफरेंस पता है तो वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा और तीसरी है समेकित शिक्षा, ठीक है, ये आपको बताना है। आई नो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो क्योंकि विशेष और समावेशी का आई थिंक मोस्टली को पता है, बट समेकित वाला थोड़ा सा मुझे लगता है किसी को डाउट होगा, तो इसको सर्च करना और मुझे ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो NCF 2005 है हमारा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसके अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य उनके बच्चों के अंदर तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान योग्यता का विकास करना है। और ये सीटेट में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। NCTE बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। फुल फॉर्म्स काफ़ी पूछी जाती है एंट्रेंस में, तो प्लीज़ लाइटली मत लीजिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हमारा है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषताएं नहीं है, ठीक है, जो मेंटली रिटार्डेशन होता है, नहीं पूछा है इन्होंने। तो इसमें बुद्धि लब्धि 25 से 70 के बीच होती है, धीमी गति से बच्चा सीखता है और अपने जो डेली के काम होते हैं डेली लाइफ के वो नहीं कर पाता है, और वातावरण के साथ उसको एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। तो ये सारे उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखते हैं। लेकिन अंतर व्यक्तिगत संबंधों का कमज़ोर होना, ठीक है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उनका कमज़ोर होना नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है विशेषता नहीं है। तो ये 3 विशेषताएं हैं जो मेंटली रिटार्डेशन होता है, बट जो चौथी वाली विशेषता है कि अंतर व्यक्तिगत संबंध उसके कमज़ोर होते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। तो वही जो स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए प्रावधान किया जाता है, जो भी उनके लिए लॉज वगैरह बनते हैं, रूल्स बनते हैं, वो समावेशित शिक्षा के अंडर बनते हैं उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो प्लीज़ नहीं वाले क्वेश्चन ध्यान से देखना। जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है तो वो क्रिएटिव थिंकिंग रखता है, ठीक है, दूसरों के साथ नहीं झगड़ता है, अभिव्यक्ति में नवीनता होती है, वो कुछ नई चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, क्यूरियोसिटी होती है। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। वो बात अलग है कि बच्चा झगड़ा भी कर सकता है, बट प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं थोड़े से सिंसियर भी हम कह सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? अभी ये क्वेश्चन करवाया था, पठन विकार, पढ़ने से रिलेटेड है, ये उल्टा पढ़ता है बच्चा इसमें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है,
है। जब हम समावेशी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो स्पेशल चाइल्ड है, उनको हम एजुकेशन किस रूप में प्रोवाइड करवाएंगे, तो हम अन्य सामान्य बालकों के साथ। ऐसा नहीं है नहीं भाई तुम तो स्पेशल हो, स्पेशल स्कूल में जाओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो हमें उनको नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाना है और उनको एडमिशन देना है। हम उन्हें एडमिशन देने से भी मना नहीं कर सकते हैं। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है वैसे ही हम उसे क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ठीक है। मैं जहाँ सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ने की ज़रूरत है मैं वहाँ नहीं पढ़ रही हूँ। टाइम बचाना इस टाइम बहुत ज़रूरी है, आपका एग्ज़ाम एकदम सर पे है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता। ये विशेषता है, तो ये विशेषता है सृजनशील बालकों की, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, ठीक है, जो सजग होते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट के प्रति, तो सृजनशील बालक आएंगे इसमें। विशेष शिक्षा संबंधित है, तो किससे है, तो कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने स्पेशल एजुकेशन पूछा है, तो स्पेशल एजुकेशन होते कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक। जब हम जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको हम जब अलग विद्यालय में एजुकेशन देते हैं तो हम उसको विशेष शिक्षा बोलते हैं, ठीक है। एक अमर ज्योति स्कूल है, आई थिंक कड़कड़नुमा साइड में, तो उसमें हमारी विज़िट हुई थी जब मैं डाइट में थी। तो वहाँ पर हमने देखा था किस तरीके से उनके अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग सब चीज़ें हैं। जो ब्लाइंड है उनके लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं, और जो मतलब मेंटली रिटार्डेशन है या जिनको या कुछ हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो इस तरीके से जो उनके हिसाब से जो उनके कार्यक्रम बनाए जाते हैं एजुकेशन के लिए, उसको हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। एक असंगठित घर से आने वाला, मतलब जिसके घर में लड़ाई झगड़ा लगा लो, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम्स रहती है, तो अगर वो बच्चा स्कूल आता है तो ऐसे वे में वो क्या अनुभव मतलब क्या कठिनाई का अनुभव करता है, तो रोजगार, अभ्यास, स्वयं पाठ को तैयार करना, तो वो आएगा स्वतंत्र अध्ययन में, ठीक है। खुलकर अध्ययन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बच्चा एक मतलब हम ये कह सकते हैं कि मतलब देखो, मतलब बहुत से होते हैं ना, शायद हम में से भी कुछ लोग होंगे जो असंगठित घर होगा जिसका, है ना, तो कुछ भी ऐसा मतलब कुछ सिस्टमेटिकली नहीं है, तो वो स्वतंत्र अध्ययन नहीं कर पाएगा बच्चा, है ना। तो इसमें ये वाला आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। एक मिनट, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो इसमें आएगा आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। कौन से बाहरी कारण हैं, दो तरीके के कारण होते हैं, इंटरेस्ट जगाने के भी, ठीक है, और इंटरेस्ट मतलब लाने में रोकने के भी। तो यहाँ पर बाह्य कारक की बात हो रही है, तो भावना और मनोभाव तो बच्चे के अंदर के है, बालक का दृष्टिकोण, लक्ष्य, वो सब उसका इंटरनली है। तो एक्सटर्नली में आ जाएगा संस्कृति और प्रशिक्षण, ठीक है, ट्रेनिंग जो हम दी जा रही है। कमज़ोर वर्ग, जो वीकर सेक्शन होता है, के बालक से तात्पर्य हैं, ठीक है, जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे होते हैं, वीकर सेक्शन, तो वो कौन से होते हैं, तो ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग में आते हैं, जो EWS कैटेगरी से बच्चे होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पिछड़े है ये, ठीक है। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं तो जिनकी सीखने की गति धीमी हो, कहते हैं ना पिछड़ा वो बच्चा है, तो सीखने की गति कम हो, उनका बुद्धि लब्धि इस तरह से 80 से 90 के बीच हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। एलेक्सिया क्या है, ठीक है, एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है, और आई थिंक ये डिसलेक्सिया है, ठीक है, डिसलेक्सिया है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। ओके, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं, साइजोइड वर्ग में तो प्रतिभाशाली बालक आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसका मैं एग्जैक्ट नाम भूल गई, किसी ने ये थ्योरी दी है, ट्रेड थ्योरी, बिल्कुल अभी एग्जैक्टली अभी नाम याद नहीं आ रहा है, ट्रेड थ्योरी दी है, उसी में से ये क्वेश्चन है आपका। किसी को याद है तो प्लीज़ कमेंट करना। साइकोलॉजी अभी पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं रहता कभी कभी कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है।
देखो स्पेशल चाइल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, तो स्पेशल चाइल्ड में हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इसमें दिव्यांग बच्चे ही आते हैं। स्पेशल बच्चा मतलब वो स्पेशल है, स्पेशल वो पिछड़ा बच्चा भी हो सकता है भाई, वो स्पेशल है, प्रतिभाशाली भी हो सकता है, और वो बच्चा बुद्धि वाला बालक भी हो सकता है, और वो बच्चा दिव्यांग भी हो सकता है। तो ये सभी हो सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मत लेके चलिएगा कि अगर स्पेशल चाइल्ड की बात हुई है तो वो स्पेशल, मतलब हम कहते हैं ना स्पेशल एजुकेशन, तो हम इससे कोरिलेट कर लेते हैं कि स्पेशल बच्चा यानी कि जो फिज़िकली हैंडीकैप है या किसी भी तरीके से उसको प्रॉब्लम है, डिसेबल है बच्चा, तो ऐसे में हम उसको ये नहीं मान सकते कि वही स्पेशल है। स्पेशल चाइल्ड हर स्पेशल है, ठीक है। इस तरीके से मान लो कि अगर स्पेशल चाइल्ड की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि टीचर के लिए हर बच्चा स्पेशल होता है, तो हर बच्चे में हर तरीके का बच्चा आएगा। इस तरीके से आप इसको लगा लो, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, अपराधी बालक कौन है? तो अपराधी बालक वो जो असामाजिक कार्य करते हैं, यानी कि जो समाज को एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं वो कार्य करते हैं, वो अपराधी बालक की श्रेणी में गिने जाते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं तो उनको डिसग्राफिया होता है, ठीक है। डिसग्राफिया ग्राफ करने का, ग्राफ मतलब कुछ बनाना, ठीक है। तो बच्चा डिसग्राफ यानी कुछ यानी हाथ से कुछ कर रहा है बच्चा, है ना, तो वो फिजिकली है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा डिसग्राफिया, ठीक है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णय लेने में क्या होते हैं? आत्मनिर्भर होते हैं। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है और वो 100 को वॉज एवं न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, तो वो डिसलेक्सिया है। और ये चौथी बार आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और ये इतनी बार मतलब मैंने 5-6 बार सीटर का एग्ज़ाम दिया है और ये हर बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो पूछा जाता है ये। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 27, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? कि अगर आपकी क्लास में कुछ फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं तो आप ऐसे में क्या कहेंगे उन्हें? कि ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि जो पहला ऑप्शन है कि पोलियोग्रस्त बच्चे, बिल्कुल गलत है, आप ऐसे किसी को भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। पहिया कुर्सी वाले बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोलना है। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, इस तरीके से आप उन्हें बोल सकते हैं कि जो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है, जैसे कोई बच्चा अगर ग्राउंड में बैट बॉल खेलने जा रहा है या वॉलीबॉल कुछ भी खेलने जा रहा है, तो ऐसे में उन बच्चों को उसी जैसी कुछ ऑप्शनल हम कुछ एक्टिविटी उनको हम क्लास में करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। और ऐसे नहीं बोल सकते भाई अपनी बैसाखी उठा ला और मैदान में चल, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा होता है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको वो स्कोप, वो एक्सपोजर नहीं मिलता है, ठीक है, जो विद्यालय द्वारा उपलब्ध उनको वो नहीं करवाया जाता है। डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है, किसके कारण होती है? तो बी और सी, आनुवांशिकता और अभिप्रेरणा, वातावरण अभिप्रेरणा, दोनों के कारण क्या होती है? हमारी प्रतिभाशील तो होती है। हम कितने प्रतिभाशाली होंगे ये हमारे जो जीन्स हैं और जो हमें इन्वायरमेंट मिला है उस पर डिपेंड होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? बच्चों में सीखने और सुनने के लिए हमें उन्हें अधिगम योग्य वातावरण हमें बनाना है, तो कौन सा उपयुक्त है? तो अगर हम चाहते कि बच्चा सीखे और सुनने में अधिगम का उसका वो बढ़े, सीखना और सुनना, तो शिक्षार्थियों को हमें यह छूट देनी चाहिए कि उन्हें क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं उनको बैठा के रखेंगे भाई सुनो हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है। तीसरी है यहाँ पे उनको बार बार गृह कार्य थे, भाई लोग ये काम करके ये भी ना, और सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, तो बिल्कुल खुला भी नहीं छोड़ सकते ऐसे, ठीक है। तो अपनी क्या कहते हैं, मतलब अपने उसमें रखना उनको, सर्वेलेंस में, और फिर उनसे काम लेना बच्चों से, ठीक है, और उनको जानना कि वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से सीखना चाहते हैं, ठीक है। हर बच्चा का अपने एक अलग तरीका होता है सीखने का, हर बच्चा हर एक ही तरीके से नहीं सीख सकता। क्वेश्चन नंबर 31 है, गतिक कौशलों में अधिगम में निर्योग्य डैश कहलाती है। गतिक यहाँ पर फिजिकली बात हो रही है, जो हमारे फिजिकली जो कौशल होते हैं, फिजिकली जो हमारी स्किल्स होती है, में अधिगम में निर्योग्य कहलाती है अगर हम उन्हें करने में असमर्थ हैं या निर्योग्य हैं।
तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है डिस्प्रैक्सिया। क्या कहलाती है? डिस्प्रैक्सिया, गतिक कौशल। ठीक है। डिसकैलकुलिया तो मैथ से रिलेटेड होती है, डिस्फेजिया हमारी बोलने से रिलेटेड होती है। अब यहाँ पर डिसलेक्सिया हमने बताया कि पढ़ने से रिलेटेड है, तो डिस्प्रैक्सिया यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्प्रैक्सिया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, 31 हो गया ना। अधिगम निरोगता जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो क्या है? तो वो एक चर अवस्था है और ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको एकदम रट लो, याद कर लो, घोल के पी जाओ। ठीक है, एक चर अवस्था है ये। अधिगम अक्षमता जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो वो एक चर अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मूल रचना अधिक उपयुक्त हैं? अगर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो स्पेशल नीडी चिल्ड्रन हैं, उनको पढ़ने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो सहकारी अधिगम या पीयर ट्यूटोरिंग। ठीक है, कि मतलब उनको ग्रुप में बैठाना, पीयर में बैठाना, कि आपस में ही, क्योंकि बच्चा आपस में ज़्यादा सीखता है बजाय हम उसको कुछ सिखाएं, तो सहकारी अधिगम बहुत हेल्पफुल रहता है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, अधिगम की योग्यता का लक्षण है, कि अगर आप अधिगम कर रहे हैं, उसकी योग्यता आपके अंदर है, तो उसका लक्षण है अवधान यानी एकाग्रता संबंधी विकार। ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन है? 1 मिनट। अधिगम की योग्यता का लक्षण है, तो भागने की प्रवृत्ति होना, ये तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अधिगम करने के योग्य हैं तो आप भागोगे तो हो नहीं। अशांत, ऊर्जावान एवं विदेशक होना, ये भी नहीं होगा इसमें। ऊर्जावान तो फिर भी ठीक है, बट अशांत आ गया तो गलत हो गया। अभिप्रेरणा का अभाव आपके अंदर होगा नहीं, तो अवधान एकाग्रता संबंधी बाधा विकार, ये बाधा समझ नहीं आ रहा। 1 मिनट। योग्यता का लक्षण है अवधान, बाधा, योग्यता संबंधी लक्षण है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो रहा है। आई थिंक क्वेश्चन सही नहीं है या ऑप्शन सही नहीं है। इन्होंने यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि अधिगम की योग्यता का लक्षण है, तो गूगल मैंने किया है तो वहाँ पे निर्योग्यता वाले ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई योग्यता वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर होगा कि योग्यता का लक्षण है, तो देखो 3 तो है निर्योग्यता के लक्षण हैं, तो अब योग्यता की बात है, तो आई थिंक ऑप्शन में ही कुछ करेक्शन होगी कि एकाग्रता की वो कह सकते हैं एकाग्रता की अधिकता, इस तरीके से। बाधा तो नहीं होगा, फिर तो वो निर्योग्यता में आ जाएगा ना। अगर कोई बच्चा मतलब कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है तो आई थिंक ऑप्शन में ही कुछ कमी है। और फिर भी किसी को कुछ लग रहा है कुछ इस तरीके से, कुछ लॉजिक इस चीज़ का, तो प्लीज़ वो कमेंट कर सकते हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 35 की बात करते हैं। 35 है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण और निर्देशन। तो ये व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, प्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? तो ये है सृजनात्मक। ठीक है, किसमें किया है? सृजनात्मकता में, क्रिएटिविटी में। और मैंने अभी वीडियो बनानी भी है अभी मुझे, अपसारी व अभिसारी चिंतन में। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी उस चीज़ के बारे में क्लियर करूँगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का पद का प्रयोग किसी समान अर्थ में किया है, तो वो किया है सृजनात्मकता में। ठीक है, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 37, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे में सबसे संतोषजनक होगी? तो वो है अतिकल्पना। ठीक है, और उसमें है कि जो शारीरिक निर्योग्य हैं, जो मतलब स्पेशल नीडी इंसान है, उसके लिए कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र में कैसे में संतोषजनक होगी? ठीक है, तो अतिकल्पना इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? बच्चे के अंदर अगर हमें क्रिएटिविटी डेवलप करनी है तो इसका सबसे बढ़िया आंसर होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, विचार विमर्श वगैरह करना। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। व्याख्यान विधि तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, दिए जा रहे हो तो उससे थोड़ी हो जाएगा कि आप बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप कर दोगे।
क्वेश्चन नंबर 39 है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पूर्वजों, नॉट पूर्वजों, उसके पूर्वजों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? तो आप उसे समझाएंगे कि खिलौनों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो यह ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे कि अच्छा बच्चा मतलब जानना चाहता है कि इसके अंदर क्या है ना, और उसकी ऊर्जा को सही दिशा देंगे। यहाँ पर ये गलत पिक किया हुआ है इन्होंने, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं बच्चा क्रिएटिव आंसर्स दे, तो उसके लिए क्या मतलब कौन से क्वेश्चंस होने चाहिए? तो उसके लिए होने चाहिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब जिसका कोई एंड ना हो, ठीक है। जैसे मतलब कोई स्टोरी आधी बता दी, आधी छोड़ दी, भाई बताओ इसको कंटिन्यू करो, ठीक है, तो बच्चा अपने तरीके से सोचेगा। अब आप ऐसे पूछ रहे हो, बताओ भाई इंडिया गेट कहाँ पर है, तो सीधा सा आंसर है दिल्ली में, तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो एंड हो गया। तो ओपन एंडेड वाले क्वेश्चंस होने चाहिए अगर आप बच्चे के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं।